नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने कसी कमर। 18 महत्वपूर्ण विधेयकों को किया सूचीबद्ध। शनिवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया महाराष्ट्र के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स का पासिंग आउट परेड का निरीक्षण। आगामी 5वीं बटालियन की एक इमारत की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी का आज व्यस्त कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बात। महिला किसान ड्रोन केंद्र का करेंगे शुभारंभ। एम्स देवधर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को करेंगे समर्पित। रोजगार मेले में 51,000 नियुक्ति पत्र करेंगे प्रदान। COP28 में शामिल होने के लिए जाएंगे दुबई। मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ किया ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से एक नया अध्याय जुड़ा। देश के 81 करोड़ गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से और 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया। सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 18 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाने के लिए 2 और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा बुलेटिन जारी करके बताया गया कि सरकार एक विधेयक लाने की भी योजना बना रही है, जिसमें कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा की ताकत 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रावधान है। अधिकृत जम्मू कश्मीर और अनुसूचित जनजातियां विधेयकों के अलावा सरकार ने सत्र के दौरान प्रस्तुति, चर्चा और मतदान के लिए वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को सूचीबद्ध किया है। 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पूर्व सरकार ने शनिवार को यानी कि 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के 145वें बैच के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने शानदार प्रस्तुति के लिए NDA को बधाई दी। उन्होंने कैडेट्स की सफलता में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अधिकारियों की भी सराहना की। इन युवा कैडेट्स को देखकर मेरा हृदय गर्व से भर गया है। कैडेट्स का उत्कृष्ट और अनुशासित ड्रिल बहुत ही सराहनीय और गौरवान्वित करने वाला है। मैं आज पास आउट हो रहे सभी कैडेट्स को उनकी शानदार परेड्स के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं पदक प्राप्त करने वाले तीनों कैडेट्स और चीफ ऑफ स्टाफ बैनर प्राप्त करने वाले जूलियट स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देती हूँ। मैं उन सभी अधिकारियों और प्रशिक्षकों की भी सराहना करती हूँ, जिनके अथक परिश्रम ने कैडेट्स की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं कैडेट्स के माता पिता को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और उनको देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भारत माता के महान सपूत मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अरुण क्षेत्रपाल के नाम पर इस परेड ग्राउंड का नाम रखा गया है। इस नामकरण के मूल में नेशनल डिफेंस एकेडमी की आदर्शवादी सोच है, जो मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रेरित करती है। मैं देश प्रेम से ओतप्रोत इस परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए NDA के वर्तमान और पूर्ववर्ती टीम मेंबर्स की सराहना करती हूँ।
हम आपको बता दें कि वर्ष 2022 से एनडीए में महिलाओं का प्रशिक्षण शुरू हुआ है और एनडीए के 145वें बैच के पासिंग आउट परेड में पहली बार महिलाओं के शामिल होने पर राष्ट्रपति ने खुशी जताई और इसे ऐतिहासिक पल बताया। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2022 से एनडीए में महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। आज पहली बार एनडीए की पासिंग आउट परेड में महिला कैडेट्स ने मार्चिंग कॉन्टिजेंट के रूप में हिस्सा लिया है। ये दिन सही अर्थों में ऐतिहासिक है। मुझे विश्वास है कि सभी महिला कैडेट्स भविष्य में देश का और एनडीए का नाम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। एक और बड़ा अपडेट, आज 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन दोपहर 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं और इस अवसर पर नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र पाने वालों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। रोजगार मेला देश में रोजगार के अवसर सृजित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है। नवनियुक्त युवाओं को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। इसमें 800 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए गए हैं। यहां चलते हैं कुछ अन्य बड़े अपडेट्स की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एम्स देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को समर्पित करने वाले हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ करेंगे। ये केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगा ताकि वो इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सके। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एम्स देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को भी समर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। दोनों पहल इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के किए गए वादों की पूर्ति का प्रतीक है। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP28 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई आज रवाना होने वाले हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के आमंत्रण पर पीएम मोदी 30 नवंबर यानी कि आज से लेकर 1 दिसंबर को दुबई में ही रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन पर जो कुछ भी कहा वो करके दिखाया है। जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई यात्रा से ठीक पहले उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं सहित हर कोई इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण जानने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत में दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा है जिसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की पहल शुरू की है। भारतीय राजदूत ने कहा कि COP28 शिखर सम्मेलन को भारत अहम मानता है। प्रधानमंत्री मोदी का यहां आना दिखाता है कि आयोजन कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत भारत ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 दिसंबर यानी कि कल केरल के तिरुवनंतपुरम का दौरा करने वाले हैं। राज्य की 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्य के लोगों विशेषकर युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आह्वान किया है।
119 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव में 3.26 करोड़ से अधिक मतदाता 2290 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। आयोग ने 35,655 मतदान केंद्रों पर 1,85,000 से अधिक मतदान कर्मी तैनात किए हैं, जबकि 22,000 माइक्रो पर्यवेक्षक पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त भी किए गए हैं। इसके तहत राज्य से कुल 45,000 कर्मी, दूसरे विभागों से 3,000 कर्मी, तेलंगाना राज्य विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 375 कंपनियां तैनात की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से 23,500 होमगार्ड भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। माओवाद प्रभावित जिलों के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे ही समाप्त हो जाएगा। मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ बुधवार को नई दिल्ली में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से एक नया अध्याय जुड़ गया है। गृहमंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने और पूर्वोत्तर भारत में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। गृहमंत्री ने कहा कि समझौते से न केवल UNLF और सुरक्षा बलों के बीच युद्ध की स्थिति का अंत होगा, बल्कि समुदाय की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का भी समाधान होगा। गृहमंत्री ने कहा कि आवश्यकता है कि UNLF के मुख्य धारा में शामिल होने से अन्य सशस्त्र गुटों को भी शांति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। गृहमंत्री ने कहा कि सहमति के मुद्दों पर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए विकास एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से और 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क प्रदान किया जाता है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से ये योजना विश्व की सबसे बड़ी समाज कल्याण योजनाओं में शामिल हो जाएगी। इसका उद्देश्य और 5 वर्ष तक 11,80,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और विकल्प आधारित ये प्लेटफॉर्म और मजबूत होगा। बता दें कि खान मंत्रालय ने बुधवार को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहली किश्त की नीलामी की शुरुआत की है। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महत्वपूर्ण खनिजों की इस पहली नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज नीलामी की शुरुआत में 2 लिथियम ब्लॉक की पेशकश की गई है। एक बार ऑपरेशनल होने के बाद वो आयात में कटौती करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लिथियम वास्तव में भविष्य का खनिज है। इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हो रहा है। इन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉक नीलाम किए जा रहे हैं। इनकी कीमत 45,000 करोड़ है। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में हमारे परिवर्तनों को भी सहायता मिलेगी। It fills our heart with the immense pride that the message of one earth, one family, one future
has resonated strongly with all the participating nations. Under the Prime Minister Shri Narendra Modi, India has not only presided over the successful summit, but also championed the voice of the global South. I am proud that India has called for strengthening the G20 cooperation amid the ongoing geopolitical events unfolding before our eyes. Together, we have the power to give direction to a new world that is shaping up quickly, aided by new technologies such as artificial intelligence, quantum computing and critical minerals, ushering the new era of scientific technological progress. केंद्र सरकार ने काशी तमिल संगमम के नए चरण का ऐलान कर दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण संगमम के आयोजन का जिम्मा आईआईटी मद्रास और बीएचयू को सौंप दिया गया है। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण में पंजीकरण के लिए आईआईटी मद्रास ने एक पंजीकरण पोर्टल भी शुरू किया है और तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस अद्भुत संगमम का अनुभव लेने के लिए करीब 1400 लोग वाराणसी की यात्रा करेंगे। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों के बीच प्राचीन काल से चले आ रहे सांस्कृतिक जुड़ाव को जीवंत रखना है। इस आयोजन के जरिए डोमेन विशिष्ट ज्ञान का आदान प्रदान और लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण 17 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए आज 365 दिन पूरे हो गए हैं। भारत के नेतृत्व में G20 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक लेख में कहा है कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिबिंबित करने और इसके लिए पुनः प्रतिबद्ध होने और इसे जीवंत बनाने का क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को पिछले वर्ष ये जिम्मेदारी मिली थी, तब दुनिया विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही थी। विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना में कमी आ गई थी और प्रभाव वैश्विक प्रगति पर पड़ रहा था। G20 का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने जीडीपी केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव केंद्रित प्रगति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। दुनिया को याद दिलाने का प्रयास किया कि कौन सी चीजें हमें जोड़ती हैं। अंततः भारत के प्रयासों का परिणाम आया, वैश्विक संवाद आगे बढ़ा और कुछ देशों के सीमित हितों के ऊपर कई देशों की आकांक्षाओं को महत्व दिया गया। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 30 नवंबर साल 1858 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान तथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। 30 नवंबर साल 1888 को पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। वे क्रांतिकारियों के बीच मासाब नाम से पहचाने जाते थे। क्रांतिवीर गेंदालाल ने न सिर्फ सैकड़ों छात्रों और नवयुवकों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा, बल्कि बिहार के 10 सरदारों में राष्ट्रीय भावना जगाकर उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र प्रेम की दीक्षा और हथियार चलाने की शिक्षा देने के नाते उन्हें क्रांतिकारियों का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। इतिहास में उनकी पहचान मैनपुरी षड्यंत्र केस के सूत्रधार के रूप में होती है। 30 नवंबर साल 1965 को दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की। उन्हें भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। यह संग्रहालय दिल्ली के चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भवन में स्थित है।
संग्रहालय का नाम गुड़ियाघर भी है। यह संग्रहालय 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में यूरोपियन देशों की गुड़िया रखी गई है, तो वहीं दूसरे भाग में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की गुड़िया प्रदर्शित की गई हैं। जब इस संग्रहालय की शुरुआत की गई तब इसमें 1000 गुड़िया थी। वर्तमान में यहाँ दुनिया के लगभग 85 देशों के लगभग 6000 गुड़ियों का संग्रह है। लद्दाख के अति दुर्गम ईचू गांव के रहवासी पानी लेकर घर पहुंचने पर पहले तो इस बात पर खुश होते थे कि आखिरकार जान बच गई। जी हां, ईचू में पानी जान हथेली पर रखकर हासिल किया जाता था, लेकिन आज यहां पीएम मोदी के जल जीवन मिशन ने इन लोगों की जिंदगी आसान कर दी है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस एक रिपोर्ट के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इंसानी जिंदगी का दारोमदार हवा के अलावा पानी पर ही होता है, जबकि पानी खुदा की सबसे बड़ी नियामतों में से एक है। ये नियामत कुछ लोगों को आसानी से मिल सकती है, अलबत्ता कुछ की नसीब में लाख जतन और तकलीफों के बाद ही ये नियामत मिल जाती है। संगलाख पहाड़ों के दरमियान बसा यूटिल दाख के जिले करगिल का ईचू गाँव सदर मुकाम से 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, जो फकत कुनबों पर मुश्तमिल है। अगर कहा जाए कि उत्तर भारत का सबसे दुर्गम क्षेत्र है तो मुबालिगा नहीं होगा। सर्दियों के मौसम में ये गांव वाले पास की नदी से पानी लाया करते थे, जहां बर्फानी तोड़े गिरने का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता था। जब पानी भर के सलामत घर पहुंचते तो लोगों को 2 खुशियां मिलती थी, एक जिंदा बच निकलने की खुशी और दूसरी खुशी पानी को घर तक पहुंचाने की, क्योंकि गांव वालों को अपनी जान जोखिम में डालकर ही पानी नसीब होता था। लेकिन अब गांव वालों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। देश की प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को दिल्ली के लाल किले से ऐलान किया था कि 2024 तक देश भर में हर घर नल से जल मुहैया की जाएगी। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस वादे को लद्दाख इंतजामिया और जल जीवन मिशन ने मिलकर 2022 में ही ईचू गांव के लिए पूरा किया है। जिले इंतजामिया और महकमा पीची ने इन सख्त पथरीली रास्तों से पाइप और दीगर साजो सामान गाँव में पहुंचाया है और पाइप बिछाकर ईचू गांव के लिए हर घर नल से जल फराहम किया है। टूरिस्ट आता है उनके लिए भी बेटर, नहीं तो पहले उनको भी ऐसा दूर जाना पड़ता था पानी के पास। देखो सर, सबसे पहले जब से जीजेम के काम नहीं थे तब से हमारे यहाँ पर कोई वाटर फैसिलिटीज नहीं थे सर, स्कूल को भी नहीं थे और गाँव को भी नहीं थे। ये जीजेम हमारे लिए अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल है सर। ईचू गांव के लोग जेजेएम के कामयाबी पर जेजेएम लद्दाख को सलाम कर रहे हैं।